नमस्कार किसान भाइयों। आज आपका आपके कृषि जगत चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में पढ़ने जा रहे हैं और उस टॉपिक का नाम है हाउसिंग ऑफ पोल्ट्री इन इंडिया। भारत में जो पोल्ट्री फार्म बनाते हैं वो किस तरह के बनाते हैं उसके बारे में हम आज देखने वाले हैं। जब भी हम कोई पोल्ट्री फार्म बनाते हैं तो हमें कुछ बातें देखनी पड़ती है, जैसे साइट कहाँ पे बनाना है पोल्ट्री फार्म। ये सबसे बड़ा प्रश्न हमारे दिमाग सामने आता है और उस प्रश्न का उत्तर अगर हम देखेंगे तो हमें ये चाहिए कि हमारा जो पोल्ट्री फार्म है वो हमेशा 50 किलोमीटर के मार्केट से 50 किलोमीटर के अंदर होना चाहिए। अगर समझो कि जम्मू में अगर हमारा पोल्ट्री फार्म है तो 50 किलोमीटर के एरिया, जम्मू से 50 किलोमीटर के अंदर हमारा पोल्ट्री फार्म होना चाहिए। जो पोल्ट्री फार्म है हमेशा सिटी से बाहर होना चाहिए, टाउन से बाहर होना चाहिए और विलेज से बाहर, गांव से बाहर होना चाहिए। जितना भी कंजेस्टेड एरिया है वहां पे पोल्ट्री फार्म बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि हो सकता है म्यूनिसिपैलिटी होगा उनकी कोई रिस्ट्रिक्शन आ जाए और आपका पोल्ट्री फार्म वहां से दूसरी तरफ शिफ्ट करना पड़े। और उसका और एक प्रॉब्लम है कि जो गांव होता है वहां पे देसी मुर्गे भी होते हैं, उड़ के आपके पोल्ट्री फार्म में आ सकते हैं। तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। हम इसलिए हमेशा पोल्ट्री फार्म ये जो रेसिडेंशियल एरिया है वहां से दूर होना चाहिए। दो पोल्ट्री फार्म का जो डिस्टेंस है वो हमेशा 1 किलोमीटर के ज्यादा होना चाहिए। अगर समझो कि आपके घर आज आपके पोल्ट्री फार्म के बाजू में ही कोई पोल्ट्री फार्म है तो क्या होगा, वहां अगर इन्फेक्शन आएगा तो वही इन्फेक्शन जो कोई लेबर लेके आएगा या कोई कस्टमर आपके फार्म तक पहुंचा सकता है। इसीलिए दो पोल्ट्री फार्म का हमेशा जो डिस्टेंस होना चाहिए वो 1 किलोमीटर के ऊपर होना चाहिए। जो नेबरिंग विलेज है वहां से कोई भी जो देसी बर्ड है वो आपके फार्म पर नहीं आना चाहिए, उड़ के भी नहीं आना चाहिए, ना ही कोई लेबर के ही आना चाहिए। पोल्ट्री फार्म हमेशा वर्जिन सॉइल पे बनाना चाहिए। वर्जिन सॉइल मतलब उस वहां पे उसके पहले कोई पोल्ट्री फार्म नहीं हो। या तो हो सकता आपने अगर पुराना वहां पोल्ट्री फार्म है और उसी जगह पे अगर नया पोल्ट्री फार्म बनाया तो उससे आपके पोल्ट्री फार्म पर प्रॉब्लम आ सकती है। जो वायरस बैक्टीरिया होते हैं कुछ कुछ ऐसे होते हैं कि सालों साल वो नहीं मरते, वही जिंदा रहते हैं। और हो सकता है कि आपका पोल्ट्री फार्म पे आउटब्रेक अगेन और अगेन वहां आएगा। आपका पोल्ट्री फार्म हमें आपको ऐसी जगह पे बनाना है जहाँ की पूरे साल मोटरेबल रोड होना चाहिए। ये नहीं कि बरसात हो, समर में तो सब तरफ रोड होते हैं लेकिन जैसे पानी बरसात का टाइम आता है तो वहाँ रास्ता नहीं होता। तो ऐसा ऐसी जगह पे आपका पोल्ट्री फार्म नहीं होना चाहिए जहाँ पर मोटरेबल रोड ना हो। आपके वहां आपके फार्म पर हमेशा, क्योंकि फीड की गाड़ी बहुत हेवी वाली होती है तो वहां गाड़ी फंसने का चांसेस होता है। चूजा उठाने वाली गाड़ी अगर पहुंची नहीं तो मुश्किल हो सकता है। उसके बाद पोल्ट्री फार्म पर 3 फेज इलेक्ट्रिक सप्लाई होना चाहिए। इसका मतलब आपको आपके पोल्ट्री फार्म को साल भर पूरे साल इलेक्ट्रिक सप्लाई आना चाहिए वहां पे। आप और सबसे इम्पोर्टेंट चीज, जो पोल्ट्री फार्म है वो एलिवेटेड जगह पे होना चाहिए और स्क्वायर होना चाहिए ताकि आगे जाके भी बढ़ा सके। पोल्ट्री फार्म पर एडिक्वेट ड्रिंकिंग वाटर होना चाहिए, मतलब मुबलक पानी होना चाहिए पीने वाला, जो कि पानी पी सके। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज, पोल्ट्री फार्म कभी भी लो लाइंग एरिया, मतलब जहाँ गड्ढा हो जहाँ पानी जमा होता उस जगह पे नहीं होना चाहिए। फ्लड प्रोन नहीं होना चाहिए। वाटर लॉगिंग वाले जगह पे नहीं होना चाहिए, क्योंकि अभी हमने देखा पिछले साल जब वाटर लॉगिंग हुआ था तो हमारे सांबा डिस्ट्रिक्ट में बहुत सारे पोल्ट्री फार्म पानी से डूब गए थे। और हमारी जो बर्ड होती है चिकन खास करके उनको स्विमिंग नहीं आती। तो जैसे पोल्ट्री फार्म पर पानी आ जाता है वहां पे स्विमिंग ना आने के कारण मर जाते हैं। तो हमेशा पोल्ट्री फार्म ऊंचाई पे होना चाहिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। अब समझो कि आपने पोल्ट्री फार्म की जगह हमने देख खरीद ली और फिर आगे हम पहुंचते हैं तो कौन से पोल्ट्री शेड आपको बनाने हैं। एक ब्रूडर हाउस बनाना है छोटे चूजों के लिए,
जो कि अगर लेयर बर्ड चूजे की बात करें तो 0 to 8 वीक ब्रूडिंग स्टेज होती है। बाद में ग्रोवर हाउस जिसको 9 to 14 वीक तक रखते हैं अंडे देने वाले मुर्गियों के ग्रोवर स्टेज। बाद में एक भी हो सकता है ब्रूडर कम ग्रोवर शेड हो सकता है जो कि 0 to 18 वीक तक होता है। उसके बाद लेयर हाउस जहाँ पे अंडा देती है मुर्गियां 18 वीक्स ऑनवर्ड अप टू 72 वीक, 1 साल का पीरियड होता है ये। अगर ब्रॉयलर हाउस है तो 6 वीक तक हमें ब्रॉयलर रखना होता है ब्रॉयलर। अभी तो 6 वीक कोई नहीं रखता है, सिर्फ 30 to 33 डेज में ब्रॉयलर 2 किलो का हो जाता है अभी एडवांस स्टेज में। तो 5 5 वीक बोल सकते हैं हम, 5 वीक, 5.5 वीक। उसके बाद ब्रीडर हाउस, अगर हैचरी के लिए रखना है तो ब्रीडर हाउस बना सकते हैं। और ये सबसे आखिरी जो है इन्वायरमेंटल कंट्रोल हाउस, ये ऐसा हाउस होता है जहाँ विंडो वगैरह कुछ नहीं होता है और सारा ऑटोमेटिक होता है। ये बहुत ही अच्छा है इन्वायरमेंटल कंट्रोल हाउस, लेकिन उसमें जो लागत है ये बहुत बहुत ज्यादा होती है। पोल्ट्री फार्म का जो मेन गेट जो होता है वो 12 से 15 फीट विड्थ का होना चाहिए ताकि व्हीकल आ सके। और जो साइड गेट होता है जहाँ से पर्सन या साइकिल आए वो 3 to 4 फीट का होता है। साइड गेट में बायोसिक्योरिटी मेजर्स के लिए व्हील डिप होना चाहिए जो 12 बाय 12 का होता है, या तो फुट बात होना चाहिए। और जो भी आएगा उसके पाव डिप के शूज डिप होनी चाहिए वहां पे, ताकि इंफेक्शन जो आगे ना स्प्रेड हो। और हर पोल्ट्री फार्म बनाने के पहले मैं आपको बता दूं, सबसे मेन वहाँ स्टोर रूम होना चाहिए। अब मिनिमम फ्लोर पेस होता है वो 25 मीटर स्क्वायर होना चाहिए 500 बर्ड कैपेसिटी के लिए। अगर 5000 बर्ड से ज्यादा बर्ड है तो 5 मीटर स्क्वायर एक्स्ट्रा, मतलब अगर 6000 है तो 25 + 5 30 मीटर स्क्वायर। और ये हमेशा जो स्टोर रूम होता है ये रोडेंट प्रूफ होना चाहिए। रोडेंट प्रूफ मतलब जो चूहे होते हैं उनसे बचाना पड़ता है फीड को, क्योंकि चूहे खाते कम है और वेस्ट बहुत ज्यादा करते हैं। उसमें स्मेल आएगी, वो गंद मचा के रखेंगे, तो वहां पे कोई भी चूहा आपके स्टोर रूम में नहीं जाना चाहिए। वो रोडेंट प्रूफ होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। हमारे जो फार्म है वहां पे अभी अभी पिछली बार किसी ने फीड रखा था तो मैंने देखा था कि बहुत सारी आधी से ज्यादा फीड जो है वेस्ट हो चुकी थी। वो रोडेंट प्रूफ, एक्चुअली वो स्टोर रूम नहीं थी, हमने ऐसी ही रखी थी बाहर। तो आधे से ज्यादा फीड पोल्ट्री फीड खराब हो चुकी थी रोडेंट जाने के कारण। तो ये गलती आपने नहीं करनी है। पोल्ट्री फार्म में जो मैन्योर पीट है जहाँ पे आपका जो गोबर लिफिकल मटेरियल निकलेगा वो वहां पे थोड़ा उसका 1 फीट 1 मीटर डेप्थ होना चाहिए उसका। और ये हमेशा 30 मीटर अवे होना चाहिए नियरेस्ट पोल्ट्री हाउस शेड। जो भी पोल्ट्री शेड होगा वहां से दूर होना चाहिए, कम से कम 30 मीटर अवे दूर होना चाहिए। ज्यादा हो तो बहुत अच्छी बात है। और उसकी जो गड्ढा जो उसकी जो विड्थ ये होती डेप्थ होगी वो मिनिमम 1 मीटर होनी चाहिए। और ये कभी भी लोअर लोअर देन द रेस्ट ऑफ द बिल्डिंग होना चाहिए। मतलब ये जो भी शेड होगा उसके गड्ढे जो गड्ढा होगा गड्ढे की तरफ, मतलब लोअर एरिया में होना चाहिए, ताकि इधर का पानी उधर ना पोल्ट्री फार्म की तरफ ना जाए। पोल्ट्री शेड के उधर का आएगा तो चलेगा, क्योंकि जो रेन वाटर जब आता है तो पता चला ये मैन्योर पीट का पानी पोल्ट्री हाउस में गया और इन्फेक्शन हो गया। तो मैन्योर पीट में हमने तो डेड बर्ड डालने हैं इसलिए। अब इंसिनेरेटर भी होता है, एक बरियल पीट भी होता है। इंसिनेरेटर जो होता है वो पेट्रोल से वगैरह, पेट्रोल हो गया या वहां से आग जलाते ही इलेक्ट्रिक इंसिनेटर भी होता है। एक बरियल पीट मतलब ये गड्ढा करते हैं उसमें वो बरी कर देते हैं बर्ड्स को, एक बरियल मेथड हो गया। उसके बाद फीड रूम। फीड रूम जो होती है ये मिनिमम 100 स्क्वायर फीट इज नीडेड फॉर 1000 ब्रॉयलर कैपेसिटी। मतलब 10,000 बर्ड का अगर फार्म है तो उसको 100 स्क्वायर फीट स्पेस नीडेड होती है। और अगर 100,000 बर्ड एक्स्ट्रा है मतलब 11,000 है तो 50 स्क्वायर फीट एक्स्ट्रा स्टोर रूम।
अब मेन चीज पे आते हैं हम, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जब हम कंस्ट्रक्शन करेंगे पोल्ट्री शेड, पोल्ट्री हाउस का, तो डिस्टेंस बिटवीन पोल्ट्री हाउस कितना होना चाहिए। जैसे यहाँ पे दो पोल्ट्री शेड दिख रहे हैं, ये जस्ट मैंने फोटो खींचा है, लेकिन अगर दो पोल्ट्री हाउस अगर बनाने हैं तो दो पोल्ट्री जो बिल्डिंग होगी उसमें मिनिमम 15 मीटर का डिस्टेंस होना चाहिए। किस लिए? तो इससे इन्फेक्शन स्प्रेड नहीं होगा और वेंटिलेशन का प्रॉब्लम नहीं आएगा, इसीलिए पोल्ट्री का जो दो शेड का डिस्टेंस है ये मिनिमम 15 मीटर होना चाहिए। और थंब रूल अगर देखेंगे तो मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पोल्ट्री हाउस शैल बी 3 times द हाइट ऑफ द पोल्ट्री हाउस एट रीच। मतलब कितना? 3 times, जितने भी बिल्डिंग की हाइट होगी उससे 3 गुना दूर होना चाहिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे। अब मेन और एक मेन चीज है ओरिएंटेशन। पोल्ट्री हाउस का जो ओरिएंटेशन होता है वो हमारा जो एरिया है जहाँ हम रहते हैं वहाँ ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में होना चाहिए उसका लॉन्ग एक्सिस, क्योंकि ये बहुत ज्यादा गर्म एरिया होता है हमारा, हम गर्म एरिया में रहते हैं। तो डायरेक्ट सनलाइट पोल्ट्री बर्ड के ऊपर नहीं जानी चाहिए, वो ऊपर के ऊपर निकल जाना चाहिए। तो ये जो है ये ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन ये हमारा है, ये ईस्ट टू वेस्ट और ये नॉर्थ साउथ। तो हमारे सूरज यहाँ से समझो कि ईस्ट निकला तो ये ऊपर के ऊपर चले जाए, तो ऊपर के ऊपर वहां पे बढ़ के डायरेक्ट सनलाइट नहीं गिरेगा। और हमारे इंडिया में जो हवा बहती है नॉर्थ साउथ, साउथ नॉर्थ बहती है, इसलिए वेंटिलेशन उसका सही रहे। ये कोल्ड रीजन में उस जस्ट उसका एग्जैक्ट उल्टा करते हैं, ईस्ट वेस्ट, क्योंकि वो वहां की कंडीशन अलग होती है, लेकिन हमने अभी देखना है हमारा रीजन। तो जो लॉन्ग एक्सिस होगा वो ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में होगा, और जो विड्थ होगी ये नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में होगी, ये हमें याद कर रखना है। अब आते हैं पोल्ट्री फार्म की जो विड्थ होती है ये कितनी होनी चाहिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। कुछ लोगों ने हमारे जम्मू जो विजयपुर साइड है वहां पे उन्होंने 40 फीट तक विड्थ लेके गए हैं। तो मैं आपको बता दूं, जब जब आप विड्थ पोल्ट्री फार्म के बढ़ाओगे 30 फीट के ऊपर लोगे, तब तब जो पोल्ट्री फार्म होता है वहां पे रेस्पिरेटरी टाइप ऑफ डिसीजेस आते हैं, जैसे सीआरडी हो गया, और भी बहुत सारी बीमारियां आती है, वो आती है क्योंकि वहाँ प्रॉपर वेंटिलेशन नहीं होता है। या तो फिर आपको वहाँ पे फोर्सफुल वेंटिलेशन देना पड़ेगा, एग्जॉस्ट लगाने पड़ेंगे, फैंस लगाने पड़ेंगे। नॉर्मल केस में तो वहाँ प्रॉपर वेंटिलेशन नहीं होता। तो जो विड्थ होती है नॉर्मल, अगर आपको वेंटिलेशन पे अगर कोई नहीं करना है, कुछ नहीं करना, तो विड्थ जो होती है मैक्सिमम 30 फीट होती है हमारे यहाँ पर। उसके बाद हाइट, हाइट जो है पोल्ट्री फार्म की जो होती है 8 से 10 फीट हो सकती है। उसके बाद लेंथ, तो पोल्ट्री फार्म की लेंथ के बारे में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप कितना भी लंबा कर सकते हो पोल्ट्री फार्म। लेकिन ऑटोमेटिक जहाँ आपके पास इक्विपमेंट कैसे है, मतलब आप ऑटोमेटिक आपका पोल्ट्री फार्म है क्या, ये इसके ऊपर आपका डिपेंड होता है लेंथ कितना। आप कितना भी लंबा करो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं। ये देखो यहाँ तो मुझे लगता है ये 100 200 300 मीटर का है, तो ये कोई प्रॉब्लम नहीं आता कितना भी लंबाई करो लेंथ। अगर ऑटोमेटिक है तो उससे भी ज्यादा आप लंबा जा सकते हो। फाउंडेशन जो होता है ये फ्लोर से 6 to 12 फीट अबव होना चाहिए। उसके बाद फ्लोर, फ्लोर जो होता है ये जमीन से 1 फीट ऊंचा होना चाहिए। उससे क्या, ऊंचा अगर होगा तो जो वाटर होता है बाहर का वो पोल्ट्री फार्म के अंदर नहीं आएगा। उसके बाद वॉल, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। वॉल जो होती है साइड वॉल पोल्ट्री फार्म की, वो उसकी जो हाइट होती है, जहाँ यहाँ पे अच्छी तरह से नहीं दिखाया फोटो में, ये जो हाइट होती है ये सिर्फ 1 फीट होती है। और 1 फीट के ऊपर जो ये ऊपर तक, वहां तक नेट लगाई जाती है। अगर 1 फीट से ज्यादा अगर आप अगर वॉल लेते हो, ब्रिक्स की वॉल, जो उसको हम बोलेंगे ब्रिक्स, ब्रिक्स को क्या बोलते हैं, ब्रिक्स की जो वॉल होती है उसको आप 1 फीट तक लेना और ऊपर जाली रखना, ये याद रखना। ईट, ईट बोलते हैं, ईट की जो वॉल है वो सिर्फ 1 फीट की लेनी है। डोर जो होता है ये 1 मीटर वाइड, 2 मीटर हाई, और ये बनानी है।
डोर जितना बड़ा हो अच्छी बात है, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि ट्रॉली वगैरह साफ सफाई वाले जाने लेके जाना होता है। अब रूफ जो होता है, ये देखिए, ये मैंने डिफरेंट टाइप्स ऑफ, ये जो है ये गेबल है, ये हाफ मॉनिटर है, ये फुल मॉनिटर है, ये शेड है, और ये डोम शेप है। तो ये अलग अलग टाइप के रूप्स होता है। तो ये जो है, ये जो पहला गेबल है, ये हमारे जम्मू कश्मीर में हमें देखा ही जाता है। हम हमें ज्यादा दिखते हैं ये गेबल। इसी टाइप के शेड पूरे मुझे लगता है महाराष्ट्र एमपी इस साइड होता है, क्योंकि यहाँ उतनी ज्यादा गर्मी भी नहीं होती है एज कम्पेयर टू साउथ। तो ये जो दो है, हाफ मॉनिटर फुल मॉनिटर, ये मैंने जनरली केरला में देखा था, क्योंकि वहां पे बहुत ज्यादा रेनफॉल होता है और टेम्परेचर भी अच्छा खासा होता है। तो वहां पे हॉट एंड ह्यूमिड कंडीशन होती है, तो वहाँ ज्यादा स्ट्रेसफुल कंडीशन होती है। तो ये यहाँ पे फुल मॉनिटर हाफ मॉनिटर होता है, ताकि ये हवा जो है ऊपर जाए, वो ऊपर से यहाँ से ऊपर की तरफ से निकल जाती है हवा गर्म। वैसे ही हाफ मॉनिटर से भी इधर से निकल जाती है। उसका एक फायदा होता है कि गर्म हवा जब होती है तो ऊंचाई पे जाती है, और ऊपर के ऊपर निकलने के लिए उसको बाहर जगह मिलती है। तो वहां पे जो नीचे का एरिया ठंडा रहेगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। और ये शेड है, और ये डोम शेप रूफ है। ये हमारी तरफ ये जो फर्स्ट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मैंने खुद अपने हाथों से बनाए हैं स्पेसिमेन। उसके बाद ओवरहैंग्स। ये जो साइड वाला होता है, ये इसको बोलते हैं ओवरहैंग्स। ये पानी से बचाता है। कोई भी जब पानी आता है, बरसात आती है, तो पानी अंदर नहीं आने देता। तो ये खास करके केरला साइड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, जहाँ पे हेवी रेनफॉल एरिया है। तो ये करीबन 3 to 5 फीट के होते हैं। अगर मीटर में देखें तो 1 से 1.5 मीटर के होते हैं ये लंबाई, यहाँ से यहाँ तक। तो ये बहुत जरूरी होते हैं, इससे डायरेक्ट सनलाइट भी नहीं आता है। और खास करके पानी, क्योंकि पानी पोल्ट्री फार्म के अंदर किसी हालत में नहीं जाना चाहिए, हमें ज्यादा देखना होता है, क्योंकि अगर लिटर मटेरियल अगर गीला हो जाए तो उसमें कॉक्सीडिया वगैरह जैसी प्रॉब्लम आती है। उसके बाद सिस्टम ऑफ हाउसिंग एंड रेयरिंग। बहुत सारे, एक केज सिस्टम होता है, एक डीप लिटर सिस्टम होता है। जो मेन है वो फिर स्लैटेड और वायर पे होता है, लेकिन जो हम ज्यादा देखते हैं वो केज और लीटर सिस्टम देखते हो यहाँ पे। फिर एक सिंगल बैच सिस्टम होता है, और एक मल्टीपल बैच सिस्टम ऑफ रेयरिंग भी होता है। वो हम आगे आगे जाके डिटेल्स में देखने वाले हैं। अब हम देखते हैं डीप लिटर सिस्टम। डीप लिटर सिस्टम मतलब मैं एक ही लाइन में बताऊंगा। डीप लिटर सिस्टम मतलब जो जमीन पे रखते हैं और वहां लिटर मटेरियल बिछाते हैं। इसका फायदा ये होता है कि जो बर्ड नीचे लिटर मटेरियल खाएगा, तो उसमें उसको विटामिन B12 और B2 मिलेगा। वो बर्ड का जो वेलफेयर होता है वो सम एक्सटेंट मेंटेन होता है। और जो लिटर मटेरियल होता है वो यूज फर्टिलाइजर भी यूज कर सकते हैं। और इसमें फ्लाइज प्रॉब्लम नहीं होता, क्योंकि जो लिटर मटेरियल होता है इसमें प्योर फॉर्म नहीं होता। जो वाटर होता है वो मॉइस्चर जो होता है उसमें से एब्जॉर्ब कर लेता है बाकी लिटर मटेरियल जो होता है, जैसे सॉडस्ट हो गया, ये होगा। अब डिसएडवांटेज क्या है? बिकॉज ऑफ डायरेक्ट कांटेक्ट बिटवीन बर्ड्स एंड लिटर, बैक्टीरियल पैरासिटिक। अब ये कह रहे हैं कि इसमें बैक्टीरियल पैरासिटिक जो इन्फेक्शन है वो ज्यादा हो सकते हैं। कॉक्सीडियल इन्फेक्शन हो सकता है, क्योंकि डायरेक्ट डायरेक्ट जमीन जो है लिटर मटेरियल कांटेक्ट में आ रहे हैं। रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम हो सकता है। और कॉस्ट ऑफ लिटर एडिशनल एक्सपेंडिचर है, लेकिन वो कोई ज्यादा कॉस्टली नहीं होता। 4 to 5 रुपीज के जी हमें मिल जाएगा। केज रेयरिंग सिस्टम के जो फायदे हैं, तो हम देखेंगे कि हायर डेंसिटी, कम जगह पे ज्यादा बर्ड रख सकते हैं। और एक्सपेंड जो लीटर का खर्चा है वो नहीं आएगा। इसमें कॉक्सीडिया होने की चांसेस कम है, तो मतलब मिनिमम है, क्योंकि कॉक्सीडिया तब होता है जब उसके पोर्स खाएंगे। तो लिटर मटेरियल ही नहीं है, यहाँ पे कुछ नहीं, कांटेक्ट नहीं आ रहा केस के अंदर, आ तो कॉक्सीडिया भी नहीं होगा। कैनाबलिज्म नहीं होगा, एक दूसरे को काटेंगे नहीं, क्योंकि एक एक केज में उसमें 4-5 बर्ड्स होते हैं सिर्फ, तो कैनाबलिज्म की प्रॉब्लम कम होती है। और क्लीनिंग डिसइंफेक्शन प्रॉपरली हो सकता है, होता है। और फ्लोर पेस कम लगता है।
जहाँ पे एक जगह पे 2 या 3 बर्ड रखने थे, वो यहाँ पे 5 बर्ड्स रख सकते हैं। फीड वेस्टेज इसमें कम होता है, और इसमें पैरासाइटिक और सॉइल बॉर्न जो इलनेस है, इन्फेक्शन, वो 0 हो जाती है, क्योंकि बाहर जाएगा नहीं कहीं तो पैरासाइटिक इन्फेक्शन भी नहीं होगा। सीक अनप्रोडक्टिव बर्ड हमें अच्छे से दिख जाते हैं, जैसे एक केज में अगर एक मुर्गी है, वो अंडा नहीं दे रही है, तो वो पता चल जाएगा कि ये भाई ये मुर्गी ने अंडा नहीं दे रही है, इसको निकाल के फेंक दो। लेकिन डीप लिटर मटेरियल में वो सारे इकट्ठा रहते, तो हमें पता नहीं चलता कौन सी दे रही है कौन सी नहीं दे रही। इसमें सीक जो बीमार रहते हैं उसमें भी पता चल जाता है। ऊपर से क्लीन एक प्रोडक्शन होता है इसमें, केज में अंडा गंदा नहीं होता। डीप लिटर सिस्टम में वही दे रही है, वही लिटर मटेरियल है, वो सारा गंदा हो सकता है अंडा। देन वाइसेज जो है, जैसे अंडा तोड़ने वाला वाइस होता है, वो यहाँ होगा नहीं। ब्रूडीनेस नहीं होगी। ब्रूडीनेस मतलब अंडे पे मुर्गी बैठेगी नहीं। आपको मैं बता दूं, जब मुर्गी अंडे पे बैठती है तो अंडा देना बंद कर देती है। तो यहाँ क्या होता है, केज में अंडा देती है मुर्गी, और वो केज वो गोल गोल करके वो सामने आ जाता है अंडा केज के बाहर, तो मुर्गी बैठेगी नहीं। एआई कर सकते हैं इसमें अच्छे से केज में। तो हम डिसएडवांटेज देखेंगे तो यहाँ केज लेयर फटीग की प्रॉब्लम आती है, कुछ अ, और भी कुछ प्रॉब्लम्स हैं एक केज लेयर फटीग से। हम आगे आगे देखते हैं। अब ऑल इन ऑल आउट सिस्टम में क्या होता है, ये सिस्टम ऑफ रेयरिंग है। ऑल इन ऑल आउट, ऑल इन मतलब सिंगल बैच सिस्टम। पोल्ट्री फार्म पे एक टाइम में एक बैच रहेगी। ऑल इन ऑल आउट सिस्टम मतलब, अगर समझो आपका 5,000 का पोल्ट्री फार्म है, तो 5,000 चूजे हम लाएंगे एक दिन में, और वो 1 महीने तक बड़ा करेंगे, और जैसे वो 2 किलो का हो जाएगा, 1.5 किलो का, 2 किलो का हो जाएगा, हम उसको बेच देते हैं। उसको बोलते हैं ऑल इन आउट, एक टाइम में लाया और एक टाइम बैच है। इसका फायदा ये होता है कि इसमें जो हम जब बैच निकाल देंगे, तो 8-10 दिन का हमें ब्रेक लेते हैं हम क्लीनिंग वगैरह के लिए। तो जो वायरस बैक्टीरिया हो गए उसकी साइकिल ब्रेक होती है, तो नई जो बैच आती है उसमें इन्फेक्शन आने के चांसेस कम होते हैं, क्योंकि हम क्लीनिंग वगैरह करते हैं। तो लेकिन दूसरा जो ये है मल्टीपल बैच सिस्टम जो है, मल्टीपल बैच सिस्टम में क्या होता है, समझो आप 10-20 थाउजेंड का पोल्ट्री फार्म है, तो तो हम 7-7 दिन में बैचेस डालते हैं। और इसका एक फायदा ये होता है मल्टीपल बैच सिस्टम का, कि आपको कस्टमर पूरे साल लगा रहेगा, ब्रेक नहीं होगा, और हर 7-7 दिन में आपको कस्टमर आप बर्ड आप बेच सकते हो, मतलब राउंड द ईयर आपके पास माल रहेगा बेचने के लिए। तो वो एक, लेकिन इसके साइड अब अगर डिसएडवांटेज की बात करते हैं मल्टीपल बैच सिस्टम की, तो इसमें कभी साफ सफाई हो नहीं पाएगी उतनी से अच्छे से, तो इसलिए वो मॉर्टिलिटी ज्यादा हो सकती है, एफसीआर कम होगा। ठीक है, ये बहुत सारी प्रॉब्लम है। तो हम अगर क्वेश्चन आएगा एग्जाम में कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन केस सिस्टम ऑफ रेयरिंग और डीप लिटर सिस्टम, तो केस सिस्टम में लेजर इन्वेस्टमेंट है, जिससे लैंड वगैरह कम खरीदनी पड़ती है। डीप लिटर सिस्टम में आपको ज्यादा लैंड खरीदनी पड़ेगी। तो केज में हाई इनिशियल इन्वेस्टमेंट है, पहले बहुत ज्यादा खर्चा था इक्विपमेंट वगैरह, तो डीप लिटर में कुछ भी खर्चा नहीं है। इसमें फ्लाइज प्रॉब्लम आती है केज में। डीप लिटर सिस्टम में फ्लाइज प्रॉब्लम नहीं आती है, ना स्मेल आती है, लेकिन केज में आती है। क्योंकि डीप लिटर में क्यों नहीं आती, तो सारा जो मॉइस्चर होता है वो जो लिटर मटेरियल होता है वो एब्जॉर्व कर लेता है। देन इसमें शॉर्टर ग्रोइंग पीरियड है, मतलब कम पीरियड में ज्यादा ग्रो करेगा बर्ड, क्योंकि इसको हिलना डुलने होने एक केज के अंदर चुपचाप बैठना है, तो जो फैट वगैरह वो डिपॉजिट हो जाएगा। और यहाँ डीप लिटर सिस्टम में क्या होगा, बर्ड इधर उधर घूमेगा तो लॉन्गर ग्रोइंग पीरियड हो सकता है। ये फिर यहाँ अगर एक ही जगह पे तो एफसीआर अच्छा होगा, और डीप लिटर सिस्टम पे एफसीआर वो प्रॉब्लम होगा। जैसे मैंने बताया अभी कि उसमें कुछ बीमारियां और भी होती है, जैसे हायर इंसिडेंस ऑफ ब्रीड बिस्टर होता है, कील बर्साइटिस होता है, लेग वीकनेस होती है, पुअर फीडिंग एंड हिस्ट्रोक केज वाले को ज्यादा होता है। क्योंकि हिस्ट्रोक केज वाले क्यों होता है, क्योंकि वो अपना जो हीट है वो बाहर नहीं निकाल सकते हैं, मतलब डिसिपेट नहीं कर सकती। यहाँ पे तो वो जमीन के सहारे रहेगी, तो कंडक्शन कन्वेक्शन रेडिएशन से 3-4 मेथड है, उससे वो अपनी हीट ये कर सकती है। लेकिन इसमें केज में क्या होता है, कॉक्सीडिया होगा ही नहीं, और डीप लिटर सिस्टम में कॉक्सीडिया होता है, जिसमें अब जो केज होता है उसमें विटामिन B12, कैल्शियम, फास्फोरस देना पड़ता है।
और इसमें तो डिप्लेटर सिस्टम में तो ऑलरेडी विटामिन B12 B2 कैल्शियम पड़ा रहता है, तो वो ऑलरेडी खा के उसकी अपनी रिक्वायरमेंट पूरी कर लेगा। लेकिन केस सिस्टम में कॉक्सीडियोस्टैट एंटीबायोटिक डालने की जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन आपको डिप्लेटर सिस्टम में कॉक्सीडियोस्टैट और एंटीबायोटिक रेगुलर डालना पड़ता है। वैसे ये डालना नहीं चाहिए, क्योंकि कोई भी जब तक बर्ड बीमार ना हो तब तक कोई एंटीबायोटिक नहीं देनी चाहिए, मैं आपको यही कहूंगा। लेकिन उसमें कॉक्सीडिया की प्रॉब्लम आ सकती है। उसके बाद कैचिंग इजियर हो जाती है, इसमें कैचिंग स्ट्रेसफुल होती है। उसके बाद सिंगल बैच सिस्टम का मैं बता दूं, ये सिंगल बैच सिस्टम हाइजीनिक होती है, लेस हाइजीनिक होती है। इधर लेस डिसीज प्रॉब्लम आता है, ज्यादा प्रॉब्लम आता है। इधर मार्केटिंग ऑफ बर्ड इज डिफिकल्ट होता है, यहाँ इजी होता है। इधर अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क होता है, इधर इवन डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब रोज का सब अलग अलग एक जैसा काम होगा, इधर अलग अलग होता है। लेस लेस efficient utilization of house and equipment, no हाँ, इधर बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ स्पेस एंड इक्विपमेंट। उसके बाद हम मेन चीजें जो देखते हैं, आखिरी स्लाइड है ये, पोल्ट्री फार्म की क्या नीड होती है, नीड ऑफ पोल्ट्री हाउसिंग क्यों है। तो सबसे मैं बता दूं, जो हमारी पोल्ट्री है वो टेम्परेचर एक कुछ लेवल का टेम्परेचर सह सकती है, लेकिन बहुत ज्यादा टेम्परेचर हो जाए या बहुत डाउन टेम्परेचर जाए तो वो जिंदा नहीं रह सकती। इसलिए उसको एक घर चाहिए, जैसे हम लोगों को घर चाहिए वैसे उसको भी एक घर चाहिए होता है। चोरों से बचाने के लिए हमें प्रीडेटर से बचाने के लिए भी हमें एक पोल्ट्री फार्म बनाना पड़ता है। अब पोल्ट्री फार्म की जो रिक्वायरमेंट होती है ऑप्टिमम क्या है, यहाँ मैंने दी हुई है। टेम्परेचर जो होता है ये 18 से 30 होना चाहिए। रिलेटिव ह्यूमिडिटी जो है 20 to 50% होनी चाहिए। एयर फ्लो जो है ये 10 to 30 मीटर पर मिनट होना चाहिए। ऑक्सीजन जो है ये 20% होना चाहिए। कार्बन डाइऑक्साइड लेस देन 0.5% होना चाहिए। अमोनिया जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लेस देन 25 ppm। ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, एग्जाम में हर बार पूछते हैं अमोनिया लेवल पोल्ट्री फार्म पर कितना होना चाहिए, तो उसका आंसर है लेस देन 25 ppm। हाइड्रोजन सल्फाइड लेस देन 40 ppm। मीथेन लेस देन 1%। और ये इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव लिटर मॉइस्चर, जो लिटर मटेरियल यूज करते हैं उसका मॉइस्चर पूछते हैं एग्जाम हमेशा, तो वो है 15 to 20। और इस तरह हमारा ये जो प्रेजेंटेशन है वो फिनिश हो रहा है। और मैं आपको बता दूं, ये जो हम पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाते हैं और इसमें जो स्लाइड्स बनाते हैं इसमें बहुत मेहनत लगती है। और इस जो हम पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाते हैं इसमें हम मुझे जो सबसे ज़्यादा हेल्प होती है वो डॉक्टर M.A. मलिक है, हमारे हेड साहब हैं, उनका बहुत बहुत मुझे कोऑपरेशन मिल रहा है, तभी ये इतना पॉसिबल हो रहा है। और साथ में मेरे जो कलीग है डॉक्टर नाजम खान और विकास महाजन, ये भी बहुत कोऑपरेटिव है, तभी जाके ये पॉसिबल हो रहा है। तो थैंक यू, धन्यवाद।